अच्छा, लास्ट लेक्चर में आई हैड गिवन 2 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क, तो दोस वी विल डू राइट नाउ, बट बिफोर दैट लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था हमारा क्लास में? कैन यू टेल मी विच आर द क्वेश्चंस विच आर रिमेनिंग? फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, फिफ्थ इज पेंडिंग, 6 से लेकर 9 तक हो गया, मैं 10th बाकी है। सो 5th 10th, देन 16 17 18, ये 3 मतलब 5 क्वेश्चन बाकी है पहले। सो फर्स्ट ये ओके 5 क्वेश्चंस, देन एमसीक्यूज में ओके, तो फर्स्ट विल डू दोस एमसीक्यूज ओनली and then we'll do the remaining questions. So I gave you which questions? 27 and 28. Has anyone tried it? What is the answer of 27? Right है, 400 lakh is the right answer. वो फिर भी मैं बता देता हूं कैसे आंसर आता है। अ कंपनीज फिक्स्ड कॉस्ट इज 120 लाख पर एनम। फिक्स्ड कॉस्ट 120 लाख है एंड इट्स पीवी रेशियो इज 0.4 मतलब 40%। द सेल्स ऑफ द कंपनी शुड बी डैश लैक्स टू हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 25%। सो देखो, सबसे पहले सब में क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट। First see the solution, then you write. So it says company's fixed cost is 120 lakh. 120 lakh हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. Okay. Then PV ratio 0.4 मतलब 40%. 40% मतलब what is 40%? Is 40% of? मतलब अगर सेल्स 100 होगा तो ये 40, ये 60, बराबर है? Now टेल मी, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पर प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 0 होता है। तो अगर रिवर्स में जाएंगे तो ये क्या होगा? 120 लैक्स। अब 120 लाख इज दिस मच, तो 60 इज हाउ मच? क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। $180 lakhs, तो रिवर्स में ये क्या हो जाएगा? 120 प्लस 180, 300 लैक्स। ये पार्ट समझा? फर्स्ट सीरीज, एक मिनट, इतना बार क्लियर, इसमें कोई वापस कोई बताने की जरूरत है? सो माय ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इज हाउ मच? 300 लैक्स। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने क्या था? इट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, बराबर है? नाउ they have told the annual sales should be how much lakhs to have a margin of safety of, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% होना चाहिए, 25% सेफ होने चाहिए हम लोग। मतलब अगर हम लोग 100 रुपीज का बेचते हैं तो उसमें सेफ कितने होने चाहिए? तो अगर 25 ये होना चाहिए 100 रुपी में 25 सेफ है, वो कितना होना चाहिए? 70। हम लोग को इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स मालूम है कितना है? 300। तो अगर ये 75 300 लाख, तो हमारा एक्चुअल सेल्स कितना होगा? क्या करना पड़ेगा? 100 इंटू 300 डिवाइड बाय 70, 400 लैक्स। मतलब ऑप्शन कौन सा? ए। And then on same basis you will do 29. Similar question here. ये समझा सबको? वापिस से बताऊं कौन सा पार्ट? ये कैसा है? ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? नो प्रॉफिट, तो ये 0, ये देखे रखा है सब में। 0 करने के लिए 120 होगा ना, 120 इतना, तो 60 कितना, 100 कितना?
29th में सेम ऐसे ही है। सेम फिक्स कॉस्ट कितना है 3 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट पे ये 0 होता है, तो रिवर्स में ये भी 3 लाख। इतना क्लियर। अच्छा, पीवी रेशियो कितना परसेंट है 33 1/3 मतलब 33.33 मतलब 100 अगर सेल्स है तो ये 33.33 है, तो ये 66.66 है, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे ना, 33.33 का डबल होता है ये भी डबल ही होगा ना, 6 लाख। ये आया सबको? नहीं है? अरे इधर पीवी रेशो 40% था, तो ये 100 पे ये 40 था ना, इधर 33.33% है। हाँ, तो ये 100 में से माइनस करो तो यही आएगा ना, तो 33.33 इतना, तो 66.66 कितना, इसका डबल है ना, तो 3 लाख का डबल 6 लाख होगा। इज दैट क्लियर? समझे बट? अच्छा, अभी एमओएस इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। अब हम लोग कितने सेफ है 10% सेफ है, मतलब अगर 100 का सेल होता है तो 10 सेफ है, तो ये 90 हो गया। 90 इज 9 लाख ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो 100 इज हाउ मच? सिमिलर टाइप का हिसाब है, तो इसका आंसर हो गया बी। बीपी सी एमओएस वो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जो 4 ऑप्शन है, एक एक करके ऑप्शन लगा के देखो, जहां पर वो 10% बैठता है एमओएस, वो राइट आंसर है, वो भी पॉसिबल है। अच्छा, नाउ एमसीक्यू नंबर 28 भी दिया था, ट्राई कर देखो 28। तो 28 देखो, इसमें दिए द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10% एंड द मैनेजमेंट रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 10%, द फिक्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज, सेम? देखो अभी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो लेट मी सॉल्व एंड एक्सप्लेन यू। ये तो सबका हो चुका है। सपोज अभी ये एमसीक्यू में एक भी फिगर्स दिए क्या? तो आई एम एज्यूमिंग ऑल फिगर्स। कोई भी फिगर है ना, अपना खुद का फिगर लिखो, आंसर आएगा, जो चाहिए वो आ जाएगा। सो लेट्स से सेलिंग प्राइस को हम लोग 10 ले लेते हैं, जस्ट एन एजम्पशन। वेरिएबल कॉस्ट 6, तो कंट्रीब्यूशन ओके। नाउ और ये फिक्स कॉस्ट किया 400, तो व्हाट इज द ब्रेक इन पॉइंट? फिक्स कॉस्ट अपॉन, आंसर हो गया, बराबर है। अभी लेट्स से चेंज कर रहे हैं हम लोग। इन्होंने बोला है क्या क्या चेंजेस है? द वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%। ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये 10% इंक्रीज हो रहा है, तो नाउ इट विल बी 6 प्लस 10%, इट विल बी 6.6। ये समझे सबको? 6 प्लस 10%। एंड द मैनेजमेंट रेजेस द सेलिंग प्राइस ऑल्सो बाय 10%।
मतलब मैनेजमेंट सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा 11, बराबर है। सो नाउ 11 माइनस 6.6, ये समझा। एंड देन दे आर टोल्ड दैट द फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड, फिक्स्ड कॉस्ट ये रहेगा। सो नाउ व्हाट विल बी अ ब्रेक इवन पॉइंट, 400 डिवाइड बाय 4.4, 90.9 हो रहा है। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज के सेम, डिक्रीज, तो मतलब ऑप्शन बी। ये समझा सबको? तो ये भी लिख देना, ऑल फिगर्स आर एज्यूम्ड, अदरवाइज रिवीजन के लगे ये सब फिगर्स कहां से है। ये लिखा। अच्छा, अब ऐसे ही सिमिलर टाइप में एमसीक्यू नंबर 30 है, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 10% and the management raises the selling price by equal amount. The fixed cost remains unchanged. So the break even point of the firm will increase के decrease के unchanged. देखो कैसे करें, पहले तो ये 30 और 28 सेम है क्या? सिमिलर है बट सेम नहीं है। देखते क्या क्या दिए, वेरिएबल, पहले मैं समझे ये सेम लिखता हूं, यही सेलिंग प्राइस 10, 6, 4, 400, इधर आंसर कितना आएगा 100। अब क्या क्या चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%,
ये प्लस 10%, 6 प्लस 10%, 6.6, ठीक है। एंड मैनेजमेंट रेजेस द यूनिट सेलिंग प्राइस बाय इक्वल अमाउंट, इक्वल परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, इक्वल अमाउंट बढ़ रहा है। जो 6 वाला 6.6 हुआ तो कितना अमाउंट बढ़ रहा है? 0.6। तो सेलिंग प्राइस ऑल्सो इज रेस्ड बाय इक्वल अमाउंट, 0.6 मतलब कितना हो जाएगा? 10.6। मैनेजमेंट रेजेस सेलिंग प्राइस बाय इक्वल परसेंटेज नहीं, इक्वल अमाउंट। तो जो अमाउंट हमारा 6.6 बढ़ रहा है उतना ही सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है, ऐसा बोला है। सो 10.6 माइनस 6.6, फिक्स्ड कॉस्ट यही रहेगा, करेक्ट। 400 अपॉन 4, ब्रेक इन पॉइंट इज that clear? One change sole option. ये था 30th। एवरीबडी इज रिटन दिस। अच्छा, ऐसे ही 26 it says a company has a very small margin of safety. 26th MCQ, a company has a very small margin of safety. Which one of the following events would result in a loss on the product? मतलब ये नीचे जो चार है उसमें इवेंट में से कौन सा इवेंट होगा तो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पहले देख लो स्मॉल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है। जस्ट एन एग्जांपल कि अगर मैंने 1000 यूनिट्स लिया, 10, ये 6, तो ये 4, फिक्स्ड कॉस्ट समझो 3600, तो ये 400, ये दिया। समझो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो प्रॉफिट इज 400 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, सो इट इज वेरी स्मॉल मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 100 यूनिट्स। अभी दे आर सेइंग कि ऐसा इन चार में से कौन सा इवेंट होगा तो ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो प्रॉफिट है, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला इवेंट बोले द बिजनेस अचीविंग नो मोर देन द मैक्सिमम लेवल एज शोन इन द चार्ट। अब सोचो लॉजिकली, कंपनी अगर मैक्सिमम लेवल अचीव करेगी, नो मोर देन मैक्सिमम लेवल मतलब मैक्सिमम लेवल अचीव करेगी, तो लॉस होगा क्या? मैक्सिमम मतलब इससे भी और मैक्सिमम लेवल अचीव करेगी तो सेल्स मतलब बढ़ेगा ना, तो प्रॉफिट और तो लॉस नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। दूसरा, एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बट नो चेंज इन कॉस्ट। अब लॉजिकल सोचो, सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, तो लॉस होगा। सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट और बढ़ेगा ही। और बी और डी सेम है देखो। और सी, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बट नो चेंज इन सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट।
अब बताओ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। अब जैसे समझो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहा हूं, 6 के बजाय 7 कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 7,000, 3,000 माइनस 3,600, 600 रुपए लॉस, बराबर। तो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो कौन से इवेंट से लॉस में कन्वर्ट हो रहा है? सी, तो सी को टिक कर। इज दैट क्लियर? जरूरत नहीं है, वो तो सीधा सी को भी टिक किया। लॉजिक है, समझो ना, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो लॉस नहीं होता है, कॉस्ट बढ़ेगा तो ही लॉस होगा, तो वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी एक ट्रिकी समझेगा मैं, यू विल ट्राई कि मैं करूं। चलो पहले ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। पेज 52, क्वेश्चन 10। A newly set up company is planning to produce a product that will sell for 10 rupees per unit. तो 10 क्या है? Selling price. The company has choice of 2 machines, each of which has a capacity of producing 10,000 units. Machine A has fixed cost of 30,000 and would yield a profit of 30,000 on sale of 10,000 units, or machine B has fixed cost of 18,000 and would give a profit of 22,000 on sale of 10,000 units. Calculate the volume at which the cost of the 2 machines will be indifferent. मतलब एक ऐसा वॉल्यूम चाहिए जहां पे दोनों मशीन का कॉस्ट क्या हो? सेम। तो देखते हैं, machine A, machine B. What they have told is, first line पे क्या बोला है? The company produces a product that will sell for 10 rupees per unit. तो 10 कहां पर आएगा? Selling price. ये क्लियर? Then machine A has fixed cost of 30,000 and would yield a profit of 30,000 on sale of how many units? So पहले तो फिक्स कॉस्ट 30,000 है एंड प्रॉफिट भी कितना आएगा? ऑन सेल ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? बराबर है। कैन वी फिल अप दिस? कैसे? ये क्या हो जाएगा? 60,000, बराबर है। 10,000 इंटू 10, ये 1 लाख, ये 60। 10,000 यूनिट्स का 40,000, तो 1 यूनिट का, ये समझा? फिर मशीन बी हैज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 18,000 एंड वुड यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 22,000 ऑन सेल ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? तो बी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 18 एंड प्रॉफिट कितना देगा? ऑन अगेन सेल ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? वापस ये भी ऐसे जाएगा, 22 प्लस 18, 10,000 इंटू 10, ये 1 लाख, ये 40, तो ये 6। फॉर्मेट समझा? अब उन लोग बोल रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब रुपीस की क्वांटिटी, क्वांटिटी जो एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए एट विच कॉस्ट ऑफ द 2 मशीन्स विल बी इनडिफरेंट। मतलब क्या होना चाहिए? कॉस्ट शुड बी सेम। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी सेम नहीं है, अभी हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना है और फिक्स कॉस्ट, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है? इधर वेरिएबल 60 और फिक्स कॉस्ट, सो एट 10,000 यूनिट्स दोनों का कॉस्ट सेम है क्या? तो ऐसा एक क्वांटिटी आएगा, एक ऐसा क्वांटिटी होगा जहां पर है ना कॉस्ट भी सेम होगा, जो इधर आएगा ना वो इधर भी होगा, वो क्वांटिटी निकालना है। कैलकुलेट दैट वॉल्यूम जहां पर द टोटल कॉस्ट शुड बी सेम।
अब आई कैन डू इन 1 मिनट, बट मैं ही कह रहा हूं सीधा कि तुम ट्राई करो पहले। क्वेश्चन समझा? समझा? तो बताओ क्या होगा। ट्राई 2 मिनट्स, इतना लिख दो पहले एंड ट्राई करो, फिर नहीं तो मैं बताता हूं। आया आंसर? नहीं तो वही इधर भी होना चाहिए, यूनिट्स, तो वही तो करना है। नहीं आया ना? देखो अपने को कैसे करने का एग्जाम में, दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन, लेट द क्वांटिटी बी एक्स। एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जहां पे टोटल कॉस्ट सेम हो
अपने को नहीं मालूम, लेट दैट बी क्वांटिटी बी एक्स। हम लोग को टोटल कॉस्ट सेम चाहिए, टोटल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ए, मशीन ए शुड बी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मशीन, ये चाहिए अपने को, बराबर है। अब बताओ, अगर x यूनिट्स इधर होगा, ये 4 रुपीज है, तो ये कितना होगा 4x, इधर x यूनिट होगा तो x इंटू 4x होगा ना, कितना भी क्वांटिटी हो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा 30,000 ही रहेगा, ठीक है। इधर भी x यूनिट्स होगा तो x इंटू 6, और कितना भी हो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। हम लोग को क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट शुड बी सेम, बीच में इक्वल आ गया। अभी सॉल्व हो सकता है, ये 4x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x, ये 18,000 इधर आएगा तो बचेगा कितना, x कितना हो जाएगा, मतलब 6,000 यूनिट्स पे दोनों मशीन का टोटल कॉस्ट, वो मैं पहले प्रूव करता हूं। अगर इधर 6,000 होगा तो 6,000 इंटू 4, ये 24,000 होगा, ये वाला 24 होगा ना, और ये कितना होगा 30 रहेगा, तो ये 24 और ये 30, टोटल कॉस्ट 54, ये समझा। अगर इधर 6,000 होगा तो 6,000 इंटू 6 36,000, और ये कितना होगा, वो 36 और 18 54, तो 6,000 यूनिट्स ऐसा क्वांटिटी जहां पर दोनों का टोटल कॉस्ट सेम है कि नहीं, एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन, समझो अपने को कुछ नहीं समझता ही नहीं, हो सकता है तो अंदर आप क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देंगे, चारों को ट्राई मारो। अरे समझो ऑप्शन में क्या होगा, 5,000 6,000 7,000 8,000, 5,000 को ट्राई मारो। समझो अगर 5,000 है, एक 5,000 इंटू 4 20, 20 प्लस 30 50, 5,000 इंटू 6 30, 30 प्लस 18 48, 50 48, नहीं दूसरा ट्राई मारो, कभी तो 6,000 आएगा ना, मतलब 4 ऑप्शन में एक तो राइट होगा ना। समझा क्वेश्चन। अब इसी टॉपिक में ये एक कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड फैक्टर या की फैक्टर या प्रिंसिपल बजट फैक्टर। दिस आर द 3 नेम्स बट दे आर वन एंड द सेम। सो पहले तो अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर। इकोनॉमिक्स में यू लर्न देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा होगा ना, सुना होगा हम लोगों ने। तो मतलब बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। जगह चाहिए, दैट इज लैंड, वर्कर्स चाहिए तो लेबर, पैसा चाहिए
कैपिटल, एक्चुअली रॉ मटेरियल भी चाहिए, और इन सब को करने वाला एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो ये रिस्क लेने को तैयार है। बराबर है? तो बताओ, अगर जितनी बड़ी जगह चाहिए उतनी है, जितना रॉ मटेरियल चाहिए वो भी है, जितने वर्कर चाहिए मिल रहे, और पैसा भी है, सब है। अगर सब चीज है तो कैन वी प्रोड्यूस एज मच क्वांटिटी एज वी वांट? यस, तो कुछ भी बना सकते हैं। तो लिमिटेड फैक्टर मतलब क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर, पहले ये समझो, जो अब मैं समझो इसमें बताता हूं, इसमें से अगर एक भी फैक्टर नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा क्या? मतलब समझो, जगह है हमारे पास, पैसा है, रॉ मटेरियल है, मार्केट में वर्कर नहीं मिल रहे, जो वर्कर ही नहीं तो बनाएगा कौन? तो पॉसिबल प्रोडक्शन रुक जाएगा। जगह है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, तो प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? जगह है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, लेकिन अपने पास पैसा ही नहीं है, तो पॉसिबल है। तो एक भी फैक्टर नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो लिमिटेड फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जो नहीं है, नहीं, जो लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब कम है। तो समझो कि फैक्टर इतना चाहिए और है इतना ही, जरूरत से कम है, ऐसे फैक्टर जो स्कैर्स है, शॉर्टेज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिमिटेड फैक्टर, या इंपॉर्टेंट फैक्टर मतलब की फैक्टर, या प्रिंसिपल बजट फैक्टर। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज सब में कैसे होता है? हमें से अगर मैं ऐसा बोलता हूं, हम लोग दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए और बी, सेलिंग प्राइस है एक का 100 और दूसरे का है 50, वेरिएबल कॉस्ट एक का 60 है, दूसरे का 20, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40, मतलब एक कितना हम लोग को कमा के देगा? 40 रुपए, और एक बी 30। समझो लेबर आवर्स पर यूनिट, एक ए को बनाने में सपोज 4 घंटा लगता है और एक बी को बनाने में 2 घंटा लगता है, ठीक है? और समझो डिमांड है इसका 1000 यूनिट्स, इसका 2000 यूनिट्स, पर हाँ, अब मैं मुझे बताओ, एक ए को बनाने में, समझो ये ए है, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। ऐसा कितना बनाना है? 1000 का डिमांड है, हमारा डिमांड प्रोडक्ट का 1000 का है, तो ये पूरा 1000 को बनाने में कितना टाइम चाहिए? 4000 आवर्स चाहिए। सपोज ये बी है, एक बी को बनाने में कितना टाइम चाहिए? 2 आवर्स। इसके 2000 यूनिट्स का डिमांड है, 4000 इधर भी चाहिए और 4000 इधर भी चाहिए, टोटल कितना चाहिए? 8000 आवर्स चाहिए अपने को, तो मैं दोनों बना सकता हूं। लेकिन मेरे पास लेबर इज लिमिटेड, ओनली 4000 आवर्स। मेरे पास इतने ही वर्कर है कि 4000 घंटे काम कर सकते हैं और वर्कर मिल नहीं रहे। अब बताओ, अगर इतना ही है मेरे पास, दोनों बना सकता हूं क्या? नहीं, कोई भी एक बन सकता है। इसको भी 4000 आवर्स चाहिए, इसको भी 4000 आवर्स चाहिए, और मेरे पास है ही 4000 आवर्स, तो मतलब मैं एक प्रोडक्ट बना सकता हूं और दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब सैक्रिफाइस करना ही है तो किसको सैक्रिफाइस करेंगे? मोस्ट प्रॉफिटेबल को, लीस्ट प्रॉफिटेबल को? जो लीस्ट प्रॉफिटेबल को सैक्रिफाइस कर देंगे और मोस्ट प्रॉफिटेबल को बनाएंगे। यही लॉजिक है ना? तो बताओ किसको, ये 4000 घंटे में किसके लिए दूंगा? ए या बी? वो तुम लोग बताओगे, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, मैं सही ए कितने बोल रहे हैं? 1 2 3, बी और ये बैलेंस क्या ए बनाना है कि बी बनाना है? जो ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेंगे ना, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, ए की बी? ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? देखो अभी समझो, ऐसे देख के क्या लगता है ये 40 रुपए कमा रहे हैं, 30 रुपए कमा रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर मैं पहले ना को प्रूव करके दिखा रहा हूं कि दिख रहा है ए प्रॉफिटेबल, लेकिन एक्चुअली बी होगा। क्यों?
समझो ऐसा करता हूं, मैं अपना 4000 आवर्स है ना ए को देता हूं, समझो ए का कितना बन जाएगा, पूरा 1000 बन जाएगा, 4000 आवर्स में 1000 बन जाएगा। ए एक ए बेच के कितना आता है 40, तो 1000 को बेच के 40,000 इतना कमा लूंगा। यही 4000 आवर्स में बी को देता हूं, कितना बी बनेगा, हर एक बी बेच के कितना आएगा, तो 2000 × 30, तो मेरा वही 4000 आवर्स मुझे ज्यादा किधर कमा के देगा, तो बी बनाना चाहिए। पर दिख रहा है ये 40 कमा रहा है, ये 30 रुपए कमा रहा है, और फिर भी बी अच्छा है। हाँ, उसका रीजन क्या मालूम है, डिसीजन जब भी लिमिटेड फैक्टर, इसमें से कौन सा लिमिटेड फैक्टर है, लेबर, तो जब भी लिमिटेड फैक्टर होगा ना तो डिसीजन किस पे लेने का मालूम है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड फैक्टर, जो भी लिमिटेड फैक्टर होगा वो उसका कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या चीज लिमिटेड है, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अगर लैंड लिमिटेड हुआ और एकड़ में दिए तो कंट्रीब्यूशन पर एकड़, मतलब लैंड का। अगर रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल। अगर कैपिटल लिमिटेड है तो कंट्रीब्यूशन पर कैपिटल। तो जो लिमिटेड फैक्टर होगा ना उसका कंट्रीब्यूशन लोगे ना तो राइट आंसर आएगा। देखो मुझे बताओ, 4 घंटा काम करके 40 रुपए कमा रहे, 4 घंटा काम करूंगा तो ये बनेगा, इसको बेच के 40 आएगा, तो मेरे 4 घंटे का मेहनत का मुझे 40 रुपए मिल रहा है, तो 1 घंटे का कितना कंट्रीब्यूशन पर आवर, कितना 10 रुपया, मतलब मल्टीप्लाई किया कि डिवाइड किया। इधर 2 घंटे का 30 रुपए मिल रहा है, तो 1 घंटे का, तो मैं वर्कर से ये काम कराऊंगा ना तो उसका 1 घंटे का मुझे 10 रुपए कमाने मिलेगा, और वर्कर से ये काम कराऊंगा ना तो मुझे 15 रुपए कमा के देगा। तो मुझे वर्कर को क्या बोलना चाहिए, बी बराबर। सो डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं लेने का, कंट्रीब्यूशन पर मतलब की फैक्टर पे लेने का। ये समझा? अब इसको देख के ऐसा लग रहा होगा क्या मस्त एकदम इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको आता है। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा ना, सबका आंसर राइट जाएगा बिना सिखाए, और फिर मैं बताऊंगा उसका रीजन क्यों ऐसा होता है। देखो सपोज आफ्टर बिकमिंग सीएस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस। एक जगह सैलरी मिल रही 10,000, एक एग्जांपल ले रहा था, कम लग रहा होगा ना, कम लग रहा है, कितना चाहिए सैलरी, ये दिन का कि 1 घंटे का? चलो खुश करने के लिए, अपने को खुश होने में क्या प्रॉब्लम है, समझे? 10,000 है, इधर 8,000 है, इधर ये है ना 10 घंटा काम करना है, इधर 4 घंटा काम करना है। बताओ कौन सा जॉब एक्सेप्ट करोगे? क्यों? बी तो 8,000 ही दे रहे, ए 10,000 दे रहा है, कौन सा अच्छा है? क्यों? आंसर मालूम है, क्यों अच्छा है? यहां पर एक्चुअली माइंड में अपने क्या कैलकुलेशन चल रहा है, 10 घंटा काम करके 10,000, तो 1 घंटे का बराबर है सैलरी पर आवर, 1 घंटे का 1000, वहां पे 4 घंटे काम करके 8,000, तो 1 घंटे का 1,000, इधर 2,000 बराबर। तो डिसीजन किस पे लिया, टोटल सैलरी पे या पर आवर पे लिया? ये मैंने कुछ सिखाया, ये सब फटाफट आंसर है। खुद का पैसा होता तो अपने को पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग आता है, दूसरे का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, दूसरे का है ना। देखो सेम एग्जांपल लिया मैंने, यहां पे वो सैलरी है, यहां पे कंट्रीब्यूशन है, यहां पे भी कंट्रीब्यूशन पर आवर, सैलरी पर आवर, फटाफट आंसर बिना सिखाया आता है, आता है। ये समझ में आया? तो डिसीजन किस पे लेने का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे की कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर? इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं, अब इसका आंसर बताना, वापिस मैं प्रूव कराऊंगा। दूसरे का होता है तो अपने को इंटरेस्ट नहीं आता है। देखो अभी समझा ना, और वापस लौट जाएगा। देखो समझो ए और बी, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है जहां पर वो समझो इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो समझो एप्पल्स और मैंगोस, ठीक है। सेलिंग प्राइस
ये 100 रुपीज है, ये 200 रुपीज है। वेरिएबल कॉस्ट सपोज इधर है 40 और इधर है सपोज 100। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 60। ठीक है। प्रोडक्शन पर एकड़, ठीक है। लेट्स से 1 एकड़ में 4 मैंगो आता है और इधर 1 एकड़ में 2 एप्पल। और क्वेश्चन में बोला है लैंड इज लिमिटेड, तो बताओ डिसीजन किस पे लेना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर क्या एकड़। तो मुझे बताओ इधर क्या आएगा? इधर क्या आंसर, इधर क्या आंसर? इधर कितना आएगा? 30, इधर 20, बराबर है। और मैंने क्या बोला था? रॉन्ग जाएगा, और रॉन्ग गया। सबने क्या किया? में डिवाइड किया। क्यों मालूम? क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इधर डिवाइड किया था। डिवाइड डिवाइड, वी आर स्मार्ट। अब देखो इधर, मैं इधर प्रूव करता हूं डिवाइड क्यों रॉन्ग है। हम लोग को क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन। समझो ये 1 एकड़ जगह, इसमें कितने एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझो 2 एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं। हर एक एप्पल का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला है। हर एक एप्पल कितना कमा के दे रहा है? 60। तो बताओ ये 1 एकड़ 30 रुपीज कमा के दे रहा है। 1 एकड़ में कितने एप्पल आ रहे? 2। ये 1 एकड़ जगह है, 2 एप्पल है, हर एक एप्पल 60 कमा के दे रहे हैं। तो ये 1 एकड़ कितना कमा के दे रहा है? हाँ, तो ये तो 120 कमा के दे रहा है। मतलब ये डिवाइड हुआ कि मल्टीप्लाई? अच्छा इधर भी देखो, 1 एकड़ में कितने मैंगोज आ रहे हैं? 4 मैंगो आ रहे। हर एक मैंगो कितना कमा के दे रहा है? तो ये 1 एकड़ 25 रुपए कमा के देगा कि 400 रुपया? तो वापस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी एक और डाउट, हम लोग को कैसे समझेगा कब डिवाइड कब मल्टीप्लाई? बड़ी मुश्किल से तो ये समझा था, बराबर है। अब देखो, लेकिन लॉजिकली राइट है ना, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी राइट है, इधर डिवाइड हो रहा है। सिंपल है, 4 घंटे का 40 रुपया, तो 1 घंटे का पर आवर का 10 रुपया, मतलब डिवाइड ही हो रहा है। और ये भी राइट है, इधर मल्टीप्लाई। 1 एकड़ का 2 एप्पल, हर एक एप्पल 60, तो 1 एकड़ कितना दे रहा है? 120। इधर मल्टीप्लाई भी राइट है, इधर डिवाइड भी राइट है। लॉजिकली समझा पहले तो। अब देखो मैकेनिकली बताऊंगा ना, वही तुम लोग याद रखने वाले हो, लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं। बेस्ट वे टू रिमेंबर, ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, सेम है ना। जब सेम होता है ना तो डिवाइड करने का। ये क्या है? ये सेम है क्या? तो जब सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करना। अब याद रहेगा? अब इजी। आप बोलोगे कोई भी सम दो, कैसे भी फटाफट करके दे दोगे, क्योंकि अभी अपने को मालूम पड़ गया मैजिक आ गया, लॉजिक नहीं आता है। कब डिवाइड करने का समझा? सेम हुआ डिवाइड, सेम नहीं है मल्टीप्लाई। लॉजिक समझा था? सो एनी मेथड यू यूज, अल्टीमेटली अपने को ये आंसर चाहिए, मतलब आंसर मिल गया, उसमें टिक कर दिया, कैसे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा, पर मेन इसमें थियरेटिकल एमसीक्यू कैसे आता है समझो। फर्स्ट, इन केस ऑफ लिमिटेड फैक्टर डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। ऑप्शन 1 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑप्शन 2 टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन 3 कॉन्ट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, ऑप्शन 4 नन ऑफ देम। सी, अभी समझे, ये प्रैक्टिकल सम नहीं, ये थियरी। दूसरा, की फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन 1 लिमिटेड फैक्टर, सुनो। ऑप्शन बी प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ऑप्शन सी एनी ऑफ देम, ऑप्शन 4 नन ऑफ देम, एनी ऑफ देम। क्योंकि ये की फैक्टर को लिमिटेड फैक्टर भी बोलते हैं, और समझे, ये थियरिटिकल हुए। प्रैक्टिकल ऐसा सम दे देंगे, ऐसा सम दे देंगे और लोग बोलेंगे विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, इन दिस केस ए या बी।
क्योंकि डिसीजन किस पे लेना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे नहीं, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। ये समझा, ये समझा कि नहीं? हाँ, तो इस बेसिस पे हम लोग सम करेंगे। तो ये हेडिंग ही दो, लिमिटेड फैक्टर ऑब्लिक की फैक्टर। डिक्टेट करूं, हेडिंग लिखा। तो फर्स्ट, इट इज दैट फैक्टर, it is that factor of production, that factor of production which is limited or scarce। बोर्ड पे लिखे स्पेलिंग, लिमिटेड और स्कैर्स, फुल स्टॉप। In such case, decision should be taken on contribution per what? Key factor। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, ये लिखा। तो अभी जो कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ऐसे दोनों टाइप के सम्स है। सो जैसे मैंने इधर ये किया ना रेड पेन से, वैसे यू विल ऑल्सो डू इन दैट पर्टिकुलर सम। तो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिए मेगो कॉर्पोरेशन manufactures and sells 3 products to the automobile industry. Machine hours are limited to 1500 hours। क्लियरली बोले मशीन hours are limited। पहले तो कैसे मालूम पड़ेगा ये टाइप का समय? कुछ ना कुछ लिमिटेड बोला होगा, या शॉर्टेज बोला होगा, या स्कैर्स बोला होगा। अब इसमें बोला ना मशीन hours are limited, तो मतलब लिमिटेड फैक्टर का सब। अरे वो वर्ड दिया ना, उसी से पता चलेगा, या तो लिमिटेड वर्ड बोलेंगे या स्कैर्स या शॉर्टेज, तो ही पता चलेगा कि जरूरत जितना है उससे कम है। वही तो मीनिंग होता है ना लिमिटेड फैक्टर। अभी 3 प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी है, प्रोडक्शन पर आवर दी है, और मैक्सिमम पॉसिबल सेल दी है। अगर समझो पूछा इसमें से कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो पहले देखो कैसे करना है। कितने प्रोडक्ट्स हैं? सेलिंग प्राइस क्या क्या है? 1900, 2400 और माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1000। ये माइनस करके क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन कितना? अच्छा कुछ लिमिटेड है, तो डिसीजन इस पे आएगा, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। तो क्या चीज दी है? प्रोडक्शन पर आर दिए, कितना दिए? 3 2 1, और हमारा आर्स लिमिटेड है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर आर चाहिए। बताओ डिवाइड के मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई? हाँ बस अभी तो आता है ना। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये कंट्रीब्यूशन पर, सॉरी
प्रोडक्शन पर आर, ये सेम नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा? ये तो मैंने करा है, तो इधर कितना आएगा? 2700, 2400। अगर समझो इसमें ऐसा पूछा है विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या होगा? अगर उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रैंकिंग, मतलब रैंकिंग बताओ इसमें से बेस्ट कौन सा है प्रोडक्ट, फिर ये समझो। अगर ऐसा हमें पूछा है, ऐसा समझिए, और पूछा व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज द रैंकिंग, तो ऑप्शन में दिया 312, 321, 213, 123, 123, 123 है ना, तो दो कोई भी ऐसा पूछ सकते हैं, या तो विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट या व्हाट इज द रैंकिंग। इज इट डिफिकल्ट? समझा? तो ये जो मैंने रेड से लिखा है, यू ऑल्सो राइट विद रेड। ये समझा? Now, one such question you will solve. So that is question number 16th. इसमें दिए there are two products X and Y. Selling price is given. Direct material both places 15 rupees दिए. Labor hours दूसरे में 9 hours है, and we are making them payment at what rate? 50 पैसे पर आवर। तो अगर 50 पैसे पर आवर होगा तो X में कितना आएगा? 18 आवर्स है, और हर एक घंटे का हम लोग 50 पैसे दे रहे हैं, तो एक घंटे का 9 रुपये आएगा ना, तो X में 9 रुपीज आएगा और Y में 4.5 आएगा। ये समझा? और वेरिएबल ओवरहेड्स इज 50% ऑफ वेजेस, मतलब जो वेजेस आया ना उसका भी आधा। अरे 9 और 4.5 आया तो 9 का भी हाफ, 4.5 का भी हाफ। ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है। शो प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग लेबर शॉर्टेज। देखो वर्ड दिया है लेबर शॉर्टेज, मतलब ये इस टाइप का समय, बराबर है। अब क्या पूछा? शो विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट में कितने वेरिएबल कॉस्ट है?
डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल ओवर्स भी। तो 3 लिखना पड़ेगा, माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। और हम लोग को चाहिए क्या चीज लिमिटेड है, लेबर आर। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर चाहिए, और जिसका भी कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज्यादा होगा दैट इज मोर प्रॉफिटेबल। यू विल ट्राई कि मैं करूं, इजी है ना, ऐसा ही है।
देखो कितने प्रोडक्ट्स हैं? दो, एक्स और वाई। ये क्वेश्चन नंबर 16। सेलिंग प्राइस 42 और 33 है क्या? वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है 15, डायरेक्ट लेबर कितना है 9 और 4.5 ये आया, और वेरिएबल ओवरहेड इज 50% ऑफ वेजेस। इसे माइनस करना पड़ेगा, 13 बराबर है। अभी जो 18 आवर्स और 9 आवर्स है वो क्या है? एक घंटे में 18 यूनिट बन रहा है कि 18 घंटे में एक यूनिट बन रहा है? तो 18 उसको क्या लिखेंगे? इज इट प्रोडक्शन पर आवर? पर आवर 18 बन रहा है क्या? तो प्रोडक्शन पर आवर नहीं है, तो 18 आवर्स क्या है? कहना है इसे इट इज आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को 18 आवर्स लग रहा है, एक यूनिट को 18 आवर्स लग रहा है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? आवर्स पर यूनिट। एटीन आवर्स पर यूनिट, और इधर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। अब बताओ डिवाइड के मल्टीप्लाई, क्यों डिवाइड? ये जो मैं ब्लू से लिखा वो भी यू राइट विद रेड है, ये क्या है? सेम, देयरफॉर ये ब्लू वाला पार्ट रेड से लिखना। तो लॉजिक तो ना 18 आवर्स काम करके 13.5 कमा रहे हैं, तो 1 आवर का कितना कमा रहे हैं? डिवाइड 0 पॉइंट, और 9 आवर्स का 11.25 कमा रहे हैं, तो पर आवर विच इज मोर प्रॉफिटेबल? अभी समझा? इधर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर क्यों डिवाइड कर रहे हैं, वो समझा दोनों? एक समझा, वो क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई? ये क्या है? 18, एक घंटे में 18 बन रहा है क्या? कि 18 आवर्स में एक बन रहा है? तो 18 आवर्स में एक बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आवर्स पर यूनिट। यू ऑल्सो अंडरस्टूड? लिख लिया? वेरिएबल ओड इज 50% ऑफ वेजेस, तो जो भी वेजेस है उसका आधा, तो ये 9 है 4.5, 4.5 है तो 2.25, हाफ। ये समझा सबको? एक अभी फाइनली एक और राइट करोगे अपने आप। 17, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये लिख लिया सबने? रेड पेन, वो 9 आवर्स है, इक्वल टू साइन। अच्छा
अच्छा 18 सम में, सॉरी 17 सम में इसको लिखो कंट्रीब्यूशन पर लेबर। ये लिखा सबने? हाँ 17 सम में ऐसा 3 प्रोडक्ट है ए बी सी। सेलिंग प्राइस दिए, डायरेक्ट मटेरियल एट 4 रुपी पर केजी दिए, डायरेक्ट लेबर एट 2 रुपीज पर आवर दिए, और वेरिएबल ओवरहेड्स दिए, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ सेल्स दिए। ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम मटेरियल यूजिंग सेम मशीन एंड लेबर। डायरेक्ट लेबर विच इज द की फैक्टर बोला है, इज लिमिटेड टू 18,600 आवर्स। इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो ये ऐसा सेलिंग, तीन प्रोडक्ट है, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और जैसा दिया है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक आएगा। अगेन क्या चीज लिमिटेड है? लेबर इज लिमिटेड। तो ये जो 4 आवर्स, 3 आवर्स और 2 आवर्स दिए है वो क्या है? 1 घंटे में 4 बन रहे हैं, ये 4 घंटे में 1 बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आवर्स पर यूनिट। मतलब आवर्स पर यूनिट, पर यूनिट डिवाइड करके ये आ जाएगा। तो एटलीस्ट इधर इधर तक कर सकते हो, पहले ये वाला कर। हुआ
एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट हुआ। सेलिंग प्राइस 60, 55, 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कितना है 5 kgs एट 4 रुपीज पर केजी 20, 12 यह है सबको। फिर लेबर आवर्स दिए और 2 रुपीज पर आवर पे कर रहे हैं 8 रुपीज, 4 आवर्स एट 2 रुपीज तो 8 रुपीज हो गया ना, 8, 6, 4 और वेरिएबल ओवरहेड्स 7, 13 और 8। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 इधर तक आया। अभी जो 4 आवर्स दिए, 3 आवर्स दिए, 2 आवर्स दिए, ये 1 घंटे में 4 यूनिट बन रहा है कि 4 घंटे में 1 यूनिट बन रहा है? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोडक्शन पर आवर के आवर्स पर यूनिट। ये सेम है ना, therefore 4 आवर का 25, एक आवर का 6.25, 8। सो अगर रैंकिंग करना है तो विच इज द बेस्ट? तो एक पहले क्या तो आ सकता है, विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट सी, या अगर रैंकिंग आया 1 to 3, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1 तो 3 2 1 पे टिक करना पड़ेगा। ये समझा? अच्छा, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है खाली, उन्होंने फर्स्ट लाइन पे क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स, वो तो निकाल दिया, एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे वो भी बताना है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, खाली इसको देखो अच्छे से, उसके बाद लिखना। हमारे पास लेबर आवर्स कितने हैं टोटल? 18,000 ऑपरेशन। सबसे पहले क्या बनाएंगे? सी, फिर टाइम बचा तो बी, फिर टाइम बचा तो ऐसे ही करिए। इन तीनों में से ये मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो इसका तो हम लोग जितना क्वांटिटी बना सकते उतना बनाएंगे। तो ए, बी और सी में सी का डिमांड कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट ऑफ सेल्स बोला, कितना यूनिट्स? मतलब 1500 यूनिट का ही डिमांड है, तो वो तो पूरा 1500 बनाएंगे। तो बताओ एक सी को बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे में 1 यूनिट बनता है, तो ये 1500 यूनिट को बनाने में कितने घंटे चाहिए? 1500 यूनिट्स कितना चाहिए? ये समझा? ये क्या क्या समझ में है? 3000 आवर्स हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बनाएंगे? बी, बी का डिमांड कितना है? 5000। अब बताओ एक बी को बनाने में कितना टाइम चाहिए? तो 3 आवर्स में एक बी बनता है, तो 5000 यूनिट्स को बनाने में कितना आवर्स चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई 15,000 आवर्स चाहिए, उतना है। कितना हो गया? 18,000। अभी भी कितना बचा? अब इसमें जितना ए बन सकता उतना बनाएंगे। अब बताओ एक ए को बनाने में कितना टाइम चाहिए? 4 आवर्स में एक ए बनता है, तो 600 आवर्स में कितना ए बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये समझा? ये ऑफिस बताने की जरूरत है? तो हमारा 18,600 आवर्स ऐसे यूज करेंगे। अब बताओ एक ये सी, एक सी में कितना कमा रहे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 22। एक बी पे और एक ए पे, एक यूनिट पे 22 कमा रहे हैं, तो 1500 यूनिट का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। थर्टी 33,000 कमा रहे हैं। एक
बी पे 24 कमा रहे हैं, तो 5000 बी पे, 1,20,000। एक ए पे 25 कमा रहे, तो 150 यूनिट्स में। सो टोटल कितना कमा रहे? ये प्लस ये प्लस ये, 1,56,000। दिस इज द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या क्या समझ में है? ये वापस बताने की जरूरत है? हाँ, तो ये भी लिख दो, क्योंकि उन्होंने पूछा फाइंड द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। फोर आवर्स एट 2 रुपीज, तो 8 हो गया ना? ये आया सबको? सो अब इस टॉपिक में सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है और उसके रिलेटेड 5 एमसीक्यूज। ये 10 मिनट्स में हो जाएगा, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नाउ अभी जो नेक्स्ट सम जो मैं बता रहा हूं, जो लास्ट सम बाकी है, उसमें ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। नॉर्मली स्टूडेंट्स फील ग्राफ बनाना थोड़ा आएगा एग्जाम में, और आएगा भी नहीं। ग्राफ कैसे बनाएंगे एमसीक्यू? लेकिन वो ग्राफ से ही एमसीक्यूज आंसर कर सकते हो। विदाउट ग्राफ यू विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द 6 एमसीक्यूज। तो वो पहले मुझे बताना ही पड़ेगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। From the following information, you are required to determine break-even point.
बाय ड्रॉइंग अ ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट चार्ट। दो चार्ट्स बनाने हम लोग को, ब्रेक इवन चार्ट और प्रॉफिट चार्ट। सेलिंग प्राइस दिए 20, वेरिएबल कॉस्ट दिए 10 और फिक्स कॉस्ट दिए 4 lakhs। नाउ फर्स्ट टू टेल मी, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, ये फॉर्मूला होता है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 4 lakhs। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कैसे है? सेलिंग प्राइस 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 10 है ना, सो 4 lakh अपॉन 10, 40,000 यूनिट्स। ये क्लियर? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, इफ सपोज मैं ऐसा करता हूं, 0 यूनिट्स लेता हूं, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 0 यूनिट्स का फिक्स कॉस्ट भी 0 ना, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। कितना अमाउंट? तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 20 रुपीज है, तो 0 यूनिट्स का, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? 4 लाख का लॉस, बराबर है। अगर मैं ये ब्रेक इवन पॉइंट 40,000 बना के बेचता हूं, तो वेरिएबल कॉस्ट 40,000 इंटू 10, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 8 lakhs। 1 यूनिट का 20 रुपीज सेलिंग प्राइस, तो 40,000 का 8 lakhs। सो कॉस्ट 8 lakhs, सेल्स 8 lakhs, 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, सेल्स माइनस कॉस्ट। ये समझा? अभी अगर ये ग्राफ बनाते, इसमें एक्स एक्सिस किधर आएगा और ये वाई। यहां पर हम लोग क्वांटिटी प्लॉट करते हैं, क्या क्या क्वांटिटी है? 0 इधर आएगा, और समझो इधर 40,000 ले ली, ठीक है। और यहां पर हम लोग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल्स, ऐसा प्लॉट कर। अब मुझे बताओ, पहले फिक्स कॉस्ट, 0 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट कितना है? किधर प्लॉट होगा? 0 यूनिट्स पे 4 lakhs, इधर होगा। 40,000 पे भी 4 lakhs, 0 पे भी 4 lakh, 40,000 पे भी 4 lakh, तो इससे लाइन क्या बनेगा? बराबर है। ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, ये समझा फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। अभी टोटल कॉस्ट, 0 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट कितना है? 0 यूनिट्स का 4 lakh, इधर आएगा। 40,000 का 8 lakhs, इधर आएगा। 40 और 80, 8 lakhs। यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर इंटरसेक्ट करना है, समझो? ये हो गया कौन सा लाइन? टोटल कॉस्ट। इतना बात क्लियर? सेल्स, 0 यूनिट्स का सेल्स कितना है? कहां पर आएगा? 40,000 का 8 lakhs, इधर ही आएगा। तो यहां से स्टार्ट करना है, यहां पे टच करना है, बराबर है। सो नाउ टेल मी ब्रेक इन पॉइंट किधर होगा? अभी यहां पे देखोगे, ये वाली जगह है ना, यहां पे सेल्स इज मोर देन कॉस्ट, ये पार्ट प्रॉफिट है कि लॉस है? ये सब प्रॉफिट्स है। ये सब जो जगह है यहां पे ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट इज मोर देन सेल्स, ये क्या है? लॉसेस। तो ब्रेक इन पॉइंट किधर होगा? तो जहां पे इंटरसेक्शन है, यहां पे सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट, तो ये हमारा ब्रेक इन पॉइंट हो जाएगा। मतलब ब्रेक इन पॉइंट कितना आएगा? जैसे लाइन बनाइए तो 40 पे टच होगा। ये समझ में आया?
एंगल आया, ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल है कि राइट एंगल है? एक्यूट एंगल है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नाउ एज आई टोल्ड यू, यू मस्ट बी, किसी को यह भी डाउट होगा कि ये करी क्यों रहे, ऐसा तो पूछेंगे ही नहीं एग्जाम में, बट इसके ऊपर एमसीक्यू पूछेंगे। समझो, अगर मैं नहीं सिखा रहा हूं और मैं पूछता हूं वेयर इन अ ब्रेक इवन चार्ट वेयर विल यू गेट ब्रेक इवन पॉइंट? चार ऑप्शन देंगे, वेयर द सेल्स क्रॉसेस टोटल कॉस्ट, वेयर द सेल्स क्रॉसेस फिक्स्ड कॉस्ट, वेयर फिक्स्ड कॉस्ट क्रॉसेस टोटल कॉस्ट। अब इसको देखोगे तो मालूम पड़ेगा कहां पे ब्रेक इन पॉइंट आ रहा है, यहां पर, कहां पे, उस पे कौन किसको क्रॉस कर रहा है। तो ये आंसर तभी होगा जब मालूम होगा ये। अच्छा समझो, इफ दे आस्क यू व्हाट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, ये क्यों आंसर करो, क्योंकि ये बताया मैंने। व्हाट इज शोन ऑन वाई एक्सिस, अभी भी जैसे ये ब्रेक इवन चार्ट बनाया, मैंने एक प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट नहीं बनाया, अभी तक वो नहीं सिखाया, उसका एमसीक्यू पूछ लूं। व्हाट इज शोन इन प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, व्हाट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज ऑन वाई एक्सिस, वेयर डू यू गेट ब्रेक इन पॉइंट। तो विदाउट एक बार किए तब तक तो आंसर नहीं आएगा ना, इसलिए वो खाली समझना जरूरी है, इसके बेस पे आंसर होगा। ये कंसेप्ट समझा सबको? अच्छा, अब ऐसे में ही वो प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, इसमें प्रॉफिट लॉस आता है, तो इधर प्रॉफिट आएगा और इधर 4 लाख का लॉस, 4 लाख का प्रॉफिट। अब मुझे बताओ 0 यूनिट्स पे क्या है, 4 लाख का, कहां पर प्लॉट करूंगा? ये 0 यूनिट्स पे 4 लाख का लॉस, और 40 डाउन पे कितने का लॉस है? नो प्रॉफिट। तो ये ऊपर आएगा क्या, नीचे, कहां पर आएगा? अगर समझे 40,000 यूनिट्स है तो कहां पर आएगा? इधर एक्स एक्सिस पे ही आएगा ना, ये पार्ट प्रॉफिट है, ये पार्ट लॉस है, तो 0 है तो इधर ही आएगा ना, तो यहां पे स्टार्ट होगा, यहां पे टच होना चाहिए, बराबर है। ये सब पार्ट क्या है? लॉस। ये वाला पार्ट क्या है? ब्रेक इन पॉइंट किधर होगा? जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। और वापस ये एंगल को क्या बोलेंगे? इज दिस क्लियर? अब इनके बेसिस पे एमसीक्यू आंसर करना है, तो पहले ही बना
दोनों लिख दिया। हाँ, तो इसके एमसीक्यू देखो। एमसीक्यू नंबर 18th, on a break even chart, which of the following indicates the point where business break even? ब्रेक इवन चार्ट में ब्रेक इवन कहां पर आता है? तो चार ऑप्शन पढ़ के बताओ। 18th, where the variable line crosses fixed cost line, where fixed line crosses sales line, total costs crosses fixed cost line, के sales line crosses total cost line? हाँ, सेल्स जहां पे टोटल कॉस्ट को क्रॉस कर रहे हैं वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, तो ऑप्शन डी। 21, which of the following is a limitation of a break even chart? The split between fixed and variable cost is not clear cut. देखो, ये जो टोटल कॉस्ट है, मतलब अगर इसको मैं ऐसे शॉर्ट बनाता हूं, ये फिक्स कॉस्ट होता है, ये टोटल कॉस्ट है। तो अगर देखोगे ना, ये टोटल कॉस्ट है, मतलब उसमें से इतने पार्ट में से ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, तो ये वाला पार्ट तो फिक्स्ड और वेरिएबल का स्प्लिट है कि नहीं? हाँ, तो इट इज क्लियर कट। जबकि ये बोल रहे हैं द स्प्लिट बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट क्लियर कट। तो ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। द ब्रेक इवन पॉइंट कैन नॉट बी इंडिकेटेड ऑन इट। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट नहीं इंडिकेट कर रहे, करते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। यू कैन ओनली शो लॉसेस नॉट प्रॉफिट्स। लॉसेस भी और प्रॉफिट्स भी है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट शोन इन द चार्ट। अलग से वीसी का लाइन है क्या? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये इसका लिमिटेशन है। मतलब करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। देन 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन अ ब्रेक इवन चार्ट बट नॉट इन अ प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट? ये चार में से एक ऐसा चीज है जो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आता है। फिक्स्ड कॉस्ट का ऑप्शन में, ऑप्शन में से जो चार में से टोटल कॉस्ट के मैक्सिमम प्रॉफिट के मैक्सिमम लॉस के ब्रेक इन पॉइंट। एक मिनट देखो, बी देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मैक्सिमम लॉस, इधर मैक्सिमम लॉस कितना है? 4 लाख, तो इधर भी मैक्सिमम लॉस 4 लाख है, वो इसमें भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, बट टोटल कॉस्ट जो है ना, वो टोटल कॉस्ट इसमें आ रहा है, इसमें टोटल कॉस्ट है क्या? नहीं, तो कौन सा आंसर राइट है? ए। ये समझा? ए को टिक कर। 23, the y-axis on a break-even chart has which of the following labels? y-axis पे क्या आता है ब्रेक इवन चार्ट में? कॉस्ट एंड रेवेन्यू, मतलब सी। 24th, on a break-even chart, if the total cost increased and sales decreased, now you tell me, कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा हूं, क्या होगा? देखो समझो, कॉस्ट बढ़ा रहा हूं, समझो 4 लाख को मैंने ले लिया 4,40,000, कॉस्ट बढ़ गया, और सेलिंग प्राइस को कम कर रहा हूं, 20 के बदले 18 कर दिया, -10, तो कितना हो जाएगा? 8, 4,40,000 अपॉन 8, कितना आ जाएगा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट? 55,000 हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो रहा है कि नहीं? तो इन लोग बोल रहे हैं द ब्रेक इवन पॉइंट विल चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला ऑप्शन बोला इट वुड नॉट चेंज, ब्रेक इवन पॉइंट चेंज नहीं होगा, होगा ना चेंज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इट वुड मूव टू द लेफ्ट, मतलब ये आंसर कितना है? तो इधर आएगा ना, के इधर आएगा, तो इट वुड मूव टू द लेफ्ट के टू द राइट, हाँ, तो बी रॉन्ग हो गया। थर्ड,
द बिजनेस वुड नॉट ब्रेक इवन ओनली, ब्रेक इवन होगा ही नहीं क्या? होगा. कि इट वुड मूव टू द राइट, तो कौन सा आंसर है? डी. और लास्ट एमसीक्यू, इन अ ब्रेक इवन चार्ट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक पॉइंट आने के बाद इंक्रीज हो रहा है, व्हाट वुड हैपन टू द फिक्स्ड कॉस्ट? एक में समझो, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, समझो क्वांटिटी 10, 20, 30, 40, फिक्स्ड कॉस्ट समझो फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 4 रहेगा, एंड बोला है ये 4 लाख वाला इट विल बिकम 6 लाख आफ्टर 30,000 यूनिट्स. 30 के बाद वो 6 लाख हो जाएगा, मतलब 30 तक तो सेम रहेगा और उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 लाख. तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम द स्टार्ट के फ्रॉम अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है. तो क्या होगा? द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन एट ऑल लेवल्स विल बी चेंज्ड, हर लेवल सबका चेंज हो रहा है. सेकेंड, the fixed cost line would be unchanged but a different color will be used when drawing this line. ऐसा कुछ होता है क्या? ये भी ऑप्शन नहीं है. थर्ड, it would be shown as a step up where the cost increases. Step up हो रहा है कि डी, fixed cost are always the same. कौन सा आंसर होगा? सी को टिक कर दो. तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया.